दोस्तों, रतन टाटा का नाम सुनते ही हर इंसान की आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आता है जो भारत का बड़ा उद्योगपति बनने के साथ साथ सबसे बड़ा दानवीर भी था। रतन टाटा आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे हो, लेकिन उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्हें अपने पूरे जीवन में करोड़ों कमाए और करोड़ों दान भी किए। लेकिन इसी बीच कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर रतन टाटा अपने पीछे कुल कितनी संपत्ति छोड़कर गए और अब इतने बड़े कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्या वो रतन टाटा की तरह इस कंपनी को चला पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। आपको बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे के नवल और सुनू टाटा नाम के एक शख्स के घर में हुआ था। जब ये 10 साल के थे तभी उनके माता और पिता की तलाक हो गई। तलाक के बाद पिता ने स्विस महिला सिमोन दुनोयर से शादी कर ली और मां ने सर जमशेद जी बॉय के साथ अपना घर बसा लिया। बहुत कम उम्र में ही रतन टाटा माँ बाप के साए से दूर हो गए, जिसके बाद उनका पूरा पालन पोषण इनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे से ही की है। रतन ने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो हायर स्टडी के लिए अमेरिका चले गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन ने करीब 7 साल अमेरिका में बिताया। पढ़ाई के बाद लॉस एंजलिस में काम किया। उनको वहां एक लड़की से प्यार भी हुआ, लेकिन वो प्यार अधूरा ही रह गया। दरअसल हुआ ये कि जिस महीने वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले थे, उसी महीने उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अचानक भारत लौटना पड़ा। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते लड़की के माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया और इस लड़की ने वहीं किसी और से शादी कर ली। 1962 में जब वो भारत लौटे तो उसी वक्त उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद ही उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीके से उन्होंने कुछ ही दिनों में कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसके बाद कुछ ही समय में वो मैनेजिंग डायरेक्टर SK नानावती के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने का अंदाज ने उनका नाम मुंबई तक पहुंचा दिया और JRD टाटा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। रतन टाटा का मानना था कि इस दुनिया में इंसान को सिर्फ एक ही चीज असफल बना सकती है और वो है रिस्क न लेने की आदत। उनका कहना था रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। जब वो जमशेदपुर से बॉम्बे आए तो JRD टाटा ने उन्हें अपने सबसे वीक कंपनी की कमान उनके हाथों में दी, जिसमें सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को जैसी कंपनी का नाम शामिल था। JRD टाटा ने उन्हें इस घाटे में जा रही कंपनी को फिर से रिवाइव करने के लिए कहा और जैसी उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। 3 साल के अंदर ही उनकी घाटे में जा रही ये कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी। साल 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया गया। अब धीरे धीरे JRD टाटा भी बूढ़े होने लगे थे और कंपनी के लोगों में ये बात होने लगी थी कि अब टाटा इंडस्ट्री का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लिस्ट में कई नाम थे। खुद रतन टाटा को भी लगता था कि उत्तराधिकारी पद के लिए 2 ही दावेदार हैं, पालखीवाला और रूसी मोदी। लेकिन JRD टाटा की नजर रतन पर थी। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1991 में रतन को टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी बना दिया। रतन टाटा का कहना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। उन्होंने ऐसा ही किया। एक ऐसा वक्त भी था जब कारोबार जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। साल 2000 में उन्होंने अपने 2 गुने बड़े ब्रिटिश ग्रुप टेटली ग्रीन टी बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया। तब उनके फैसले पर कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन अभी के समय में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। दूसरी बार सवाल तब उठे जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोरस को खरीदा, लेकिन इस बार भी रतन टाटा ने सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। रतन टाटा का मानना था कि चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही सफलता की आधारशिला है। उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में पहली बार टाटा मोटर्स को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था।
यह भारत में डिजाइन की गई पहली कार थी, लेकिन इस समय अमेरिकी और जापानी कंपनियों की कार का दबदबा इतना ज्यादा था कि टाटा मोटर्स की स्वदेशी कार टाटा इंडिका भारतीय बाजार में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसका असर यह हुआ कि रतन टाटा की भी हिम्मत टूटने लगी और उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। साल 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने और डील को अंजाम देने के इरादे से अमेरिका पहुंची। अमेरिका में उनकी बिल फोर्ड से मुलाकात भी हुई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी रतन टाटा को उम्मीद नहीं थी। बिल फोर्ड ने बड़े अहंकार से रतन टाटा को ताना मारते हुए कहा कि जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं तो आना ही नहीं चाहिए था। हद तो तब हो गई जब बिल फोर्ड ने ये तक बोल दिया कि वो टाटा मोटर्स को खरीद कर वो उन पर एक एहसान ही कर रहे हैं। बिल फोर्ड की ये बेरुखी बातें रतन टाटा के दिल में अपमान की सुई की तरह चुभी और वो टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला त्याग कर भारत लौट आई। इस अपमान से आहत रतन टाटा ने दोगुनी मेहनत से टाटा मोटर्स की बेहतरी की कोशिश की और फिर इंडिका V2 अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने के साथ ही सफारी, सूमो जैसी गाड़ियों पर फोकस किया और उनमें बेहतर सेफ्टी और माइलेज पर जोर दिया, जिसका यह असर हुआ कि कंपनी चल पड़ी। समय अपनी गति से बीतता गया और एक तरफ जहां टाटा मोटर्स के अच्छे दिन आ गए थे, वहीं दूसरी तरफ साल 2008 में अमेरिका में रिसेशन की ऐसी मार पड़ी कि फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई। ऐसे वक्त में फोर्ड एक एक करके वॉल्वो और हर्ट्ज जैसी कंपनियों को बेच रही थी। उस समय फोर्ड के जीवन में फिर से टाटा मोटर्स की एंट्री हुई और फिर रतन टाटा ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि दुनिया उनकी मुरीद हो गई। जी हां, टाटा मोटर्स ने 2008 में $2.3 बिलियन में फोर्ड की लग्जरी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR को खरीद लिया। आज JLR देश दुनिया में हर साल हजारों लाखों गाड़ियां बेचती है। आज ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ना हो। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हों या फिर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1868 से लेकर 2024 तक यानी तकरीबन 156 साल में टाटा ग्रुप के अंदर करीब 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। वहीं शेयर बाजार में टाटा ग्रुप के 29 कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 33 लाख करोड़ रुपए के करीब है। वहीं टाटा की वेबसाइट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल और पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी भी दी थी। टाटा ग्रुप ने ही देश की पहली एयरलाइन कंपनी टाटा एयरलाइंस भी दी, जो बाद में बदलकर एयर इंडिया हो गई। रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकार पर लंबे समय से सवाल उठ रहा है कि अब इस 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। हालांकि इस पर कई सूत्रों का कहना है कि रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम सबसे पहले आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि रतन टाटा ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का चुनाव टाटा ट्रस्ट करेगा। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की पेरेंट संस्था है। टाटा सन्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 66% है। टाटा के 7 ट्रस्ट हैं, जिसमें से 2 ट्रस्ट सबसे अहम है और इन्हीं दोनों ट्रस्ट को रतन टाटा लीड कर रहे थे। इन दोनों ट्रस्ट के 13 सदस्य हैं। अब यही 13 सदस्य टाटा के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। खैर, अब रियल उत्तराधिकारी कौन बनता है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।